हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी मुझे सूरज ने भेजी है, जो उसके अंकल की लाइफ का एक रहस्यमय किस्सा है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज की जो कहानी है वो मेरे चाचा जी और उनके 2 बच्चों के साथ घटी थी। आप सभी ने अपनी लाइफ में ट्रेन तो देखी ही होगी, या तो उसमें ट्रैवल करते समय या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक खुलने का इंतजार करते हुए। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। मेरे अंकल मालगाड़ी में गार्ड की जॉब करते थे। क्योंकि मालगाड़ी में पैसेंजर नहीं हो तो वो काफी लंबी और बड़े रूट की होती है, जिसमें कई घंटों तक कोई स्टॉप भी नहीं होता। चाचा जी भी इसी तरह ट्रैवल करते थे और कुछ घंटे बाद उनकी शिफ्ट किसी स्टेशन पे जाके खत्म हो जाती थी और वहां से दूसरा गार्ड उनकी जगह केबिन में जाता था। उनके छोटे बेटे वंश को ट्रेन बहुत पसंद थी। वो 6 साल का था और कई बार अपने पापा से कह चुका था कि एक बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। यूं तो मालगाड़ी में सिर्फ पार्सल या सामान होता है, पर यूं किसी नॉर्मल पर्सन का उसमें ट्रैवल करना इल्लीगल होता है। पर वंश ने बहुत जिद की तो उसके बड़े भाई अनुराग ने बोला, पापा किसी को पता नहीं चलेगा, इस बार आप मुझे और वंश दोनों को साथ ले चलो। क्योंकि इस बार अंकल का जॉब रूट उनकी बहन के स्टेट में जाकर पूरा होता था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की खुशी में उनकी बात मान ली और सोचा कि बच्चे अपनी बुआ से भी मिल लेंगे और 2 दिन बाद फिर वही गाड़ी रिटर्न होनी थी, तब वो तीनों घर आ जाएंगे। गाड़ी के लास्ट में एक केबिन बना होता है। अंकल को उसमें से ग्रीन सिग्नल देना होता था। उन्होंने स्टेशन जाने से पहले बच्चों को समझा दिया कि लास्ट में बने केबिन में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। 10 से 12 घंटों तक ना तो कोई स्टेशन आएगा ना ही कोई शॉप, तो कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ रख लेना। वहां से हम बुआ के घर जाएंगे और 2 दिन के बाद यहाँ वापस आ जाएंगे। दोनों ही बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अगले दिन सुबह वो दोनों तैयार होके अंकल के साथ स्टेशन पहुंच गए। उस समय ट्रेन में लोडिंग हो रही थी। वहां का सभी स्टाफ उन्हें अच्छे से जानता था, तो वंश और अनुराग को किसी ने रोका टोका नहीं। ट्रेन स्टार्ट हुई, तब तक दोनों भाई लास्ट केबिन में अच्छे से सेटल हो चुके थे। वो लोग पैसेंजर ट्रेन में कई बार ट्रैवल कर चुके थे, पर यूं केबिन के बाहर वाली जगह से नेचर को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अचानक मौसम बदलने लगा और काले बादल छा गए। यूं तो वो मई का महीना था, पर बारिश की फुहार शुरू हो गई और शाम के 5-6 बजे तक काफी अंधेरा लगने लगा। वैसे भी मालगाड़ी के रूट में जंगल, माउंटेन, रिवर ऐसी कई जगह आती हैं जहां लाइटिंग नहीं होती। वंश और अनुराग के लिए ये एक यादगार ट्रिप थी। शाम के 7 बजे धीमी फुहारों ने तेज बरसात और तूफान का रूप ले लिया। अंकल को इंफॉर्मेशन मिली कि अचानक हुए खराब मौसम की वजह से ट्रेन को 2 घंटे या मौसम ठीक होने तक के लिए हॉल्ट करना पड़ेगा। अगर इससे पहले उन्हें सिग्नल मिला तो ही ट्रेन चालू होगी। 10 बजे के स्टेशन पर अंकल की ड्यूटी
पूरी होनी थी और उस रात वो और उनके बच्चे अपनी बुआ के घर रुकने वाले थे। पर अचानक सिग्नल में प्रॉब्लम के कारण 10 की जगह शायद 12 बजने थे। 7:30 बजे बारिश तो बंद हो गई, पर दूसरी पैसेंजर ट्रेन को सिग्नल की प्रायोरिटी देने की वजह से उनकी ट्रेन को यहीं रुकना था। अनुराग ट्रेन के लास्ट में बने केबिन के बाहर खड़े होकर लंबी मालगाड़ी के कोचेस को देख रहा था। उसने अंकल को बोला, पापा, मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ। यहाँ तक आए हैं तो आप हमें इंजन भी दिखा लाओ। वैसे भी 1.5 घंटा और रुकना है। अंकल की इच्छा नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया, पर अनुराग के बार बार जिद करने पर उन्होंने कहा, ठीक है, पर वहां ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि ट्रेन लंबी है, हमें जाते जाते ही 15 से 20 मिनट लगेंगे। और उन्होंने वंश को भी साथ आने के लिए बोला, पर उसने आने के लिए मना कर दिया और बोला, आप भाई को इंजन तक घुमा के लाओ, मैं तब तक यहीं रुकूंगा। ठीक है, कहकर अंकल ने वंश को समझाया, जब तक हम ना आए उसे केबिन के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठना होगा और सिर्फ वो लोग उसे विंडो में से दरवाजा खोलने को कहें तभी दरवाजा खोलना। वंश ने ओके पापा बोलते हुए दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अंकल इमरजेंसी लाइट और टॉर्च हाथ में लेकर इंजन की तरफ चलने लगे। वो इंजन तक गए। वहां ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट भी था। उसने अनुराग को अंदर से इंजन दिखाया। अब अंकल ने उसे फिर से केबिन में चलने के लिए बोला, क्योंकि बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक की साइड में काफी कीचड़ हो गई थी। 8 बज चुके थे। अंकल और अनुराग केबिन पहुंचे। वहां जाके उन्होंने देखा केबिन का दरवाजा खुला था। अंकल को गुस्सा आया। वंश को बोला था दरवाजा बंद करके रखना, तो भी इसने दरवाजा खुला छोड़ रखा है। जैसे ही वो लोग ऊपर चढ़े तो दरवाजे के पास कुछ ब्लड की ड्रॉप दिखाई दी और केबिन के अंदर कोई भी नहीं था। अंकल का गुस्सा अब डर में बदल गया। ऐसी सुनसान जगह, अंधेरे और कीचड़ में वो अपने बच्चे को कैसे ढूंढेंगे? वो कहाँ गया होगा? अंकल ने ट्रेन ड्राइवर के असिस्टेंट और हेल्पर को कॉल किया। वो लोग तभी वहां आ गए और बोले, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक बार सिग्नल क्लियर हुआ तो हम यहाँ तो नहीं रुक सकते। पर हैरानी की बात थी, आसपास सब जगह इतना कीचड़ था और केबिन के बाहर और अंदर कीचड़ का निशान भी नहीं था, तो बाहर से किसी के आने की उम्मीद तो कम ही थी। तभी उन हेल्पर ने अंकल से पूछा, जब आप उसे यहाँ अकेले छोड़ के गए तो वो क्या कर रहा था? ये सुन के अंकल को याद आया कि वंश मोबाइल पे गेम खेल रहा था और अब मोबाइल वहां नहीं था। उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। हेल्पर अंकल ने अंकल के फोन पर कॉल किया। रिंग बजने लगी और वो लोग सर्च लाइट लेके ट्रेन के आसपास वंश को देखने निकले। अनुराग को ड्राइवर के असिस्टेंट के साथ वहीं केबिन में रुकने को बोला। वो लोग थोड़ा आगे निकले तो उन्हें फोन की धीमी सी रिंग सुनाई देने लगी। वो लोग कॉल करते करते उसी दिशा में बढ़े। उन्हें कुछ मीटर की दूरी पे एक टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। उसमें छत नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी फूटी दीवारें जर्जर हालत में थीं। अंकल को अब तेज रिंग सुनाई देने लगी।
और उन्हें लगा हो ना हो वंश यहीं आसपास है। खंडहर के अंदर बने एक हॉल जैसी जगह में वंश बेहोश पड़ा था और उसके पास पड़े मोबाइल में कॉल करने से लाइट ऑन थी। अंकल और हेल्पर ने दौड़कर वंश को उठाया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उन्हें वंश के कंधे के पास एक जख्म भी दिखाई दिया जिसमें से ब्लड निकल रहा था और पूरे शरीर पे एक खरोंच भी नहीं थी। उन लोगों ने वंश और मोबाइल को उठाया और जल्दी से ट्रेन के पास आने लगे। वंश बेहोशी में था तो उन्हें कुछ नहीं पता चला कि वो यहाँ खंडहर तक कैसे पहुंचा। 9 बज चुके थे। अब किसी भी समय ट्रेन को क्लियर सिग्नल मिलने वाला था। हेल्पर अंकल वंश और अनुराग के साथ केबिन में रुके और ड्राइवर असिस्टेंट वापस इंजन में चला गया। उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स था तो उन्होंने वंश के जख्म को क्लीन करके दवा लगाई, पर यह जख्म काफी गहरा था। वंश अभी बेहोशी में था। यूं तो उनका स्टेशन स्टॉप आने में 2 घंटे लगने थे, पर उन लोगों ने 30 मिनट बाद आने वाले एक छोटे स्टेशन पर इमरजेंसी सिचुएशन बता के गाड़ी रोकने की परमिशन ली और साथ ही एक डॉक्टर को चेकअप के लिए स्टेशन पर बुलाया। स्टेशन पहुंचते ही वंश को पहले डॉक्टर ने चेकअप किया। उसके होश में आने पर ही पता चल सकता था कि उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर जब चेकअप कर रहे थे तब अंकल वहीं स्टेशन पर थे। वहां कुछ लोगों ने उन्हें पूछा कि ट्रेन कहाँ रुकी थी। तब अंकल ने लोकेशन बताते हुए उस टूटे खंडहर का भी जिक्र किया। तब वहां खड़े कुछ स्टाफ और लोकल मेंबर ने बताया कि वो जगह पहले काफी क्राइम स्पॉट भी हुआ करती थी और कुछ लोगों का दावा है कि वहां एक पिशाचिनी भी रहती है जो मौका मिले तो लोगों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। पर अंकल को इन सब अफवाहों पे विश्वास नहीं था और ना ही कोई इंटरेस्ट। इधर डॉक्टर ने बताया कि वंश के शरीर में खून की कमी हो गई है, उसे जल्दी ही ब्लड यूनिट चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और एडमिट करना पड़ेगा। खैर वंश को एडमिट करके ब्लड चढ़ाया गया और उसके कंधे वाले जख्म पर भी स्टिचेस लेकर ड्रेसिंग की गई जिससे खून बंद हो चुका था। कुछ घंटों में वंश को होश आया और उसने बताया, पापा आप जब गए तो मैं गेम खेल रहा था, तभी मुझे किसी के बुलाने की आवाज आई। जब मैंने खिड़की से देखा तो नीचे एक आंटी रेड साड़ी पहने खड़ी थी। उन्हें भूख लगी थी इसलिए वो रो रही थी। मैंने उन्हें ऊपर बुलाया और कहा मेरे पास चिप्स का पैकेट है। मैंने उन्हें खिड़की से चिप्स दिए तो वो ना बोली और रोने लगी कि दरवाजा खोलो। वो आंटी बहुत गंदी थी। जैसे ही दरवाजा खोल के मैं चिप्स देने लगा, उन्होंने चिप्स फेंक दिए और मेरे ऊपर झपट कर मेरे कंधे में मुझे काटा और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं कि वो कौन थी और मैं यहाँ कैसे आया। ये सुन के अंकल को वो स्टेशन वाले लोगों की पिशाचिनी वाली बात याद आ गई। हो सकता है ये औरत वही हो।